अब हेगल के खिलाफ जो विद्रोह हुए हैं सारे, हेगल के फॉलोअर भी बहुत, जैसे हमने बताया था हेगल को कि इंग्लैंड में आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा हुआ, बड़े बड़े थिंकर, अमेरिका में आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा हुआ, जर्मनी तो आइडियलिस्ट बनी गया सारा। फ्रांस एक ऐसा देश था जहाँ हेगल का प्रभाव नहीं हुआ, वहाँ आइडियलिज्म नहीं आया क्योंकि वहाँ क्रांति हो चुकी थी। तो तरह तरह के हेगल के खिलाफ भी विद्रोह हुए। जितना उनका फॉलोइंग का क्षेत्र है उतना ही उनके विरोध का क्षेत्र है। उस विरोध में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है कार्ल मार्क्स। मार्क्स जो थे हेगल के शिष्य थे। हेगेलियन इंस्टीट्यूट में ही उन्होंने, जब वो हेगल के पास पढ़ते थे तो ग्रेजुएशन वहीं किया था उन्होंने। अब ये एक ट्रेडिशन बन गई है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है कि वो लेफ़्ट साइड में बैठते थे। हेगल जब पढ़ाते थे तो कुछ लड़के राइट साइड में बैठते थे, कुछ लेफ़्ट साइड में बैठते थे। तो जिन्होंने हेगल का इसलिए विरोध किया कि हेगल ने अध्यात्मवाद बहुत फैला दिया है और अध्यात्मवाद फैला करके आदमी का शोषण का एक वो बना दिया है रास्ता। उस अध्यात्म में आदमी फंस करके भाग्यवाद में फंस गया है, एक मशीन बन के रह गया है, कठपुतली बन के रह गया है। तो ये जो लेफ़्ट साइड में बैठते थे उन लोगों ने इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन किया और इसको उखाड़ने की बात की। तो इसलिए वो लेफ्टिस्ट कहलाने लगे। लेफ्टिस्ट कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि चूँकि लेफ़्ट साइड में बैठते थे इसलिए उनको आज भी लेफ्टिस्ट कहा जाता है कि लेफ्टिस्ट हैं। तो लेफ्टिस्ट वो हैं जिन्होंने हेगल का मेथड अडॉप्ट करके और समाज में क्रांति लाने की कोशिश की है। हेगल इवोल्यूशन को किस तरह फॉलो कर रहे हैं, इसमें कार्ल मार्क्स जो थे सबसे ज़्यादा आगे रहे। अब कार्ल मार्क्स के बारे में बड़ी ज़बरदस्त आपस में ही संघर्ष है। उनके जो फॉलोअर हैं उसमें दो ग्रुप अलग बन गए हैं हेगल के, इसमें मार्क्स के। मार्क्स ने हेगल की जो फिलॉसफी थी, शुरू में मार्क्स जो थे हेगेलियन ही थे। हेगल की फिलॉसफी ऑफ राइट जो थी, जब हम हेगल को की बात कर रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त फिलॉसफी है जिसने सारे स्टेट का और कौन कौन से राइट हो सकते हैं, कौन कौन से मानव को राइट दिए जा सकते हैं, राइट टू फ्रीडम कहाँ तक वो करता है, और राज्य की सत्ता के बारे में सारा बहुत बड़ा काम किया। तो जब मार्क्स उसको पढ़ते थे फिलॉसफी को, फिलॉसफी ऑफ राइट को, तो वो उस पर कुछ नोट लिखते जाते थे, ये चीज़ ठीक नहीं है, नोट लिख देते थे मार्जिन। तो मार्जिनल नोट्स ऑफ कार्ल मार्क्स। अब इन्होंने उसी के आधार पर सारा का सारा 1848 में एक किताब बनाई बड़ी तकड़ी। उसका नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स। अब ये जो मार्क्सवाद के पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ही अड़ने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि ये अर्ली मार्क्स जो है ये तो इमेच्योर मार्क्स है, कच्चा, जिसके अंदर कोई पक्कापन नहीं है, कोई इसके अंदर। लेकिन जो मार्क्स की फ़िलॉसफी को समझने वाले आदमी हैं, पॉलिटिक्स को नहीं, वो ये कहते हैं कि मार्क्स की फ़िलॉसफी तो उसी में है। फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट को अगर आप इमेच्योर थिंकिंग कह दोगे कि ये तो मार्क्स की इमेच्योर थिंकिंग है, ये राइट मार्जिनल नोट्स ऑन द फिलोसफी ऑफ राइट, ये तो कोई ऑथेंटिक किताब नहीं, तो नोट्स हैं सारे के सारे, तो मार्क्स की फ़िलॉसफी कहाँ से निकलेगी। मार्क्स बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स का आदमी बन कर रह जाएगा। तो आपस में ही, चूँकि जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रगतिवादी मानते हैं, वो उन फिलॉसफी के जो स्ट्रेटाइज हैं उनको मानते ही नहीं। कि वो तो कहते हैं जब मार्क्स बिल्कुल परिपक्व नहीं था, बच्चा था,
तो उसने बचकानी चीज़ें लिख दी हैं उसमें, तो उनको सॉलिड फिलॉसफी नहीं मानते। मार्क्स के दिल में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि हेगल की जो टर्मिनोलॉजी है, लॉजिक, ट्रायड, डायलेक्ट, डायलेक्ट के प्रिंसिपल क्या हैं, डिटर्मिनेशन इज नेगेशन, इन सारी चीज़ों को मार्क्स जो थे समझने में बड़ी दिक्कत थी उनको। हेगल की हायर फिलॉसफी को मार्क्स समझ नहीं पाए थे। लेकिन हुआ क्या कि मार्क्स ने हेगल की चीज़ में से एक चीज़ निकाली। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने एक काम किया है। पहली कैटेगरी है लॉजिक, एब्सोल्यूट लॉजिक। उस लॉजिक को तो समझना ही मुश्किल है, वो तो सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, हॉलो थिंकिंग है। उस लॉजिक के बाद उन्होंने दो कैटेगरी निकाली। उस लॉजिक जो बिल्कुल खोखली लॉजिक थी, उस लॉजिक का एंटीडोट या एंटीथीसिस जो खड़ी हुई वो थी नेचर। उसमें से नेचर निकली लॉजिक से, और नेचर में से फिर माइंड निकला। तो मार्क्स ने कहा कि ये जो है लॉजिक है इसको तो छोड़ो, ये तो बिल्कुल खोखली और नीरस चीज़ है सारी की सारी। नेचर और माइंड में देखो। तो उन्होंने कहा कि नेचर प्रायर है, माइंड बाद में आया। मेरे गुरु की लॉजिक की फिलॉसफी है, मेरे गुरु की हेगल की। तो मार्क्स ने इसको ले लिया कि पहले नेचर बाद में माइंड। हेगल कहते थे पहले माइंड है, उसमें से नेचर निकली, इन्होंने ही ले लिया। हेगल को उल्टा कर दिया। मार्क्स ने कहा भी है कि आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज in my master's philosophy except this thing, that I am placing my master who was revolving on his head on the, मेरे मास्टर जो थे, मेरे गुरु, वो सर के बल खड़े होकर के सर को कह रहे थे सर ही आधार है, और सर को आधार मान करके सारी दुनिया को उसमें से निकाल रहे थे। एक्टिव लाइफ को कहाँ से निकाला था उन्होंने? सिर में से। कहते मैंने इतना किया है कि मास्टर को उठा करके और सीधा खड़ा कर दिया है। मास्टर को कह दिया कि नेचर इज पहले, नेचर पहले है, माइंड बाद में है। अब इस फिलॉसफी में से बहुत बड़ी फिलॉसफी निकलती है। उस फिलॉसफी का नाम है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स को बहुत सारे लोग जो मार्क्सिस्ट हैं वो भी नहीं समझते। मार्क्स की फ़िलॉसफी को मटेरियलिस्टिक फ़िलॉसफी कहते हैं। मार्क्स ने मटेरियलिज्म का बहुत खंडन किया। क्लासिकल मटेरियलिज्म जो था मेल ब्रांचे का, मार्क्स ने कहा कि वो तो आदमी को जड़ बना देता है, और जब जड़ बन जाएगा आदमी तो क्रांति क्या करेगा वो, और क्या संसार के अंदर करेगा। तो उन्होंने मटेरियलिज्म की बहुत निंदा की है मार्क्स ने। अब ये चूँकि उन फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट को कच्ची चीज़ मानते हैं कि ये तो परिपक्व थी नहीं, इमेच्योर मार्क्स थे। लेकिन मार्क्स ने कहीं भी क्लासिकल मटेरियलिज्म का समर्थन नहीं किया। और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को समझना इनके बस की बात नहीं। जो मार्क्सिस्ट हैं वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और मटेरियलिज्म में कोई अंतर नहीं कर पा रहे। जो बहुत हाई थिंकिंग वाले लोग हैं, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में, और तो थे ही इनके, अब हिंदुस्तान में शेषाद्री थे इनके, केरल में, जो केरल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के हेड थे, फिलॉसफी के हेड नहीं थे। तो ऐसे ऐसे लोग तो समझते हैं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कम्प्लीटली बिल्कुल ही अलग तरीके से मटेरियलिज्म से बिल्कुल अलग है। मटेरियलिज्म वाले क्या करते हैं, माइंड को मानते ही नहीं। माइंड तो उसमें से पैदा। डार्विन को वो कहते हैं कि डार्विन ने तय किया कि कीचड़ में से बाई चांस कीचड़ ने हिला, इट वाज बाई चांस दैट मड बिकेम कॉन्शियस। डार्विन जो है चांस को मान करके, क्योंकि इसमें मटेरियलिज्म में कोई मैटर में कोई रूल तो हो नहीं सकता, वो तो बाई चांस ही होता है
तो वो चांस से जो था मैटर, मड जो थी, वो उसमें से एक एमूबा पैदा हो गया, और वो एमूबा बढ़ते बढ़ते शुरू में मार्क्स जो थे, जब ज़रा थोड़ा अभी फिलॉसफी उनकी डेवलप हो रही थी, तो उन्हें डार्विन के से बड़ी सहायता मिली। डार्विन संघर्ष मानता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सारी इवोल्यूशन जो है वो संघर्ष है, स्ट्रगल के लिए, सर्वाइवल के लिए, और जो उसमें जीत जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही आगे फिर बढ़ जाता है, जो हीन है और नीचे रह जाते हैं। तो मार्क्स ने कहा संघर्ष के सारे साथ, लेकिन जब वो डिटेल में पढ़ने लगे इसको, डार्विन को, तो वहाँ क्रूड मटेरियलिज्म मिल गया। क्रूड मटेरियलिज्म में उन्हें डार्विन ने कहा कि जो लोअर कैटेगरी है उसमें से ही हायर कैटेगरी निकली है, इसलिए लोअर कैटेगरी के कैरेक्टरिस्टिक हायर कैटेगरी में आते हैं। मार्क्स ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, जब वो हायर कैटेगरी है तो उसकी क्वालिटीज हायर होनी चाहिए। आदमी इवॉल्व होने के बाद भी बंदर रहेगा क्या? तो मार्क्स ने डार्विन को बिल्कुल छोड़ दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, अलग उठा के फेंक दिया कि मार्क्स जो है वो मटेरियलिज्म को हर तरह से नकेट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ला रहे हैं वहाँ पर। तो जैसे उन्होंने कहा कि माइंड वालों ने, जो मैकेनिकल मटेरियलिस्ट थे, उन्होंने माइंड को माना ही नहीं, माइंड तो कीचड़ में से निकला है भाई, कॉन्शियस तो कीचड़ में से निकली है। मार्क्स ने कहा कि नहीं, मैटर भी उतना ही रियल है जितना माइंड है। बल्कि मखौल में उस लोगों को कहा कि सबसे बड़ी बात यह है, अलास दे हैव ऑल मैटर नो माइंड एट ऑल। ये मटेरियलिस्ट है, इनके पास मैटर ही मैटर है, माइंड है ही नहीं इनके। तो कहते जैसे हेगल के यहाँ था कि माइंड ही माइंड है, मैटर है ही नहीं, इनके पास क्या है कि मैटर ही मैटर है, ढेर लगा दो कीचड़ का, और माइंड है ही नहीं। जब माइंड है ही नहीं तो मेंटली तो कोई बात कोई कर ही नहीं सकते, माइंड की बुद्धि की बात तो कर ही नहीं सकते लोग। तो मार्क्स ने उनका बड़ा कंडेम किया है, लेकिन उस चीज़ को लोग समझते नहीं, बस मटेरियलिस्ट कह देते हैं। मार्क्स वाज मटेरियलिस्ट। मार्क्स का बड़ा प्रभाव रहा, लेकिन वो प्रभाव कहाँ रहा? पॉलिटिकल फील्ड में। फिलोसफिकली मार्क्स की कोई साउंड फिलोसफी नहीं है, एक्सेप्ट दिस थिंग कि उन्होंने क्लासिकल मटेरियलिज्म को कंडेम करके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को स्थापित किया। उसमें माइंड और मैटर में सिर्फ ये हो गया कि माइंड और मैटर दोनों ही ठीक हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है मैटर की है, माइंड बाद में आता है। नेचर बात हेगल ने भी यही किया था कि नेचर पहले की थी, नेचर में से माइंड ने पैदा किया। मार्क्स ने कहा कि इसी उसूल को मानो कि नेचर पहले है, माइंड बाद में है, लेकिन दोनों हैं, और दोनों के टकराव से आगे जाके फिर प्रोसेस हुई, उन्होंने हेगल वाला अडॉप्ट कर लिया। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, वही सिंथेसिस बाद में फिर थीसिस बन जाती है, उसी में से उसकी। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के रूल जो हैं वो कहाँ से निकलेंगे? जो हेगेलियन डायलेक्ट था। पहला रूल क्या है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का? सारी जितनी रियलिटी है ये यूनियन ऑफ द आइडेंटिकल अपोजिट्स। एक चीज़ का बिल्कुल अपोजिट जो है उसका आइडेंटिकल, उसी में से निकला हुआ होगा वो। हर चीज़ के अंदर यूनियन है। लंबा चौड़ा वर्णन करके देख लो, दुनिया में जो रियल चीज़ है, जो चीज़ अनरियल है वो तो ऐसी होगी जिसमें कोई अपोजिशन नहीं। भगवान है, उसकी कोई अपोजिशन नहीं, तो भगवान अनरियल है। और अगर अपोजिशन है तो यूनियन ऑफ द, हमेशा दिन है तो उसके साथ रात ज़रूर होगी। ये हो ही नहीं सकता कि प्योर दिन ही दिन हो जाए। लाइट है तो उसके साथ अंधेरा ज़रूर होगा। ये संभव ही नहीं है कि लाइट ही लाइट हो जाए, अंधेरा रहे ही नहीं, या अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, लाइट रहे ही नहीं।
इसी तरह हर चीज़ में है, आदमी के लाइफ के साथ डेथ लगी हुई है। तो पहला लॉ ये है बहुत कि यूनियन ऑफ दी अपोजिट्स है। हर चीज़ का अपोजिट उसी के अंदर मौजूद होता है। आज अगर दिन है ये, तो थोड़ी देर बाद इसी के अंदर से रात निकल आएगी, फिर रात में से दिन निकल आएगा। तो रात और दिन का ये चक्र जो है ये एक साथ चलता रहेगा सारा का सारा। दूसरी चीज़ इन्होंने की कि जब इवोल्यूशन होता है तो पहले एक चीज़ का नेगेशन होता है, जिसको हमने कहा थीसिस। थीसिस का नेगेशन होगा तो एंटी थीसिस पैदा होगी, उसमें से थीसिस नेगेट हो जाएगी। आपने एक थीसिस बना के रखी, उसी के अंदर में से उसका एंटी थीसिस निकल आया, तो थीसिस जो है वो बेकार हो गई, एंटी थीसिस आ गई। अब एंटी थीसिस का भी नेगेशन होगा तो सिंथेसिस बन जाएगी। तो लॉ ऑफ द नेगेशन ऑफ नेगेशन, ये दूसरा लॉ है डायलेक्टिकल मटेरियल का। सीड, उसका नेगेशन होगा, सीड समाप्त हो जाएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलदार बनता है। दाना नष्ट हो जाएगा तो पेड़। अब जब पेड़ गेहूं में से बहुत सारे पब निकल आए तो फिर गेहूं को जब काटा जाएगा, उसको गेहूं के पौधे को, तो फिर गेहूं निकल आएंगे। तो जो एंटीथीसिस, उसको बढ़िया सुपीरियर किस्म के एक की बजाय अनेक गेहूँ निकल आए। एक दाना बोया था और उसमें से पूरी बारी निकल आई तो 20 दाने पैदा हो गए और वो उससे सुपीरियर हो गए। अगली बार फिर उनको बोया जाएगा। तो इस तरह से हर चीज़ को मार्क्स ने दिखाया। पेड़ में से कैसे फल निकलते हैं, फलों का नेगेशन हो जाता है तो फिर उसमें से बीज निकल आते हैं। हर पेड़ जो है, हर जानदार चीज़ जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश करती है। जिसकी जितनी लंबी वैल्यू होगी सर्वाइवल की, उसमें उतने बीज कम होंगे, और जिसकी वैल्यू सर्वाइवल की ज़्यादा होगी, नहीं, जिसके अंदर जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी सर्वाइवल की, उसमें बीज बहुत कम होंगे। हाथी जो है उसके 4 बच्चे ही होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मक्खी की जो सर्वाइवल वैल्यू है 2 घंटे है, तो मक्खी बहुत बच्चे, इतने सारे अंडे एक साथ दे देगी सर्वाइवल के लिए। लेकिन जब वो नेगेट हो जाएंगे तो मक्खी निकल आएगी, फिर मक्खी नेगेट हो जाएगी तो अंडे देने के बाद मक्खी मर जाती है। तो नेगेशन ऑफ द नेगेशन की बहुत एग्जाम्पलें दी हैं। ये दूसरा लॉ है। फिर तीसरा लॉ ये है कि जब किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्वांटिटी अब आगे नहीं बढ़ सकती, तो एकदम वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्वालिटी में एक नई चीज़ पैदा होती है। थीसिस में आपने पैदा की थीसिस, उसके बाद एंटी थीसिस बढ़ती गई। जैसे ही वो बढ़ेगी एंटी थीसिस, तो थीसिस के साथ टकरा करके अब ये क्वालिटी में चेंज हो जाएगी, नई क्वालिटी होगी। तो हायर कैटेगरी की क्वालिटीज़ भी हायर होती हैं। इसीलिए इसी बेसिस पे उन्होंने डार्विन को बिल्कुल नकार दिया। डार्विन ने तो बिल्कुल ही, डार्विन की थ्योरी इतनी घटिया थ्योरी सिद्ध कर दी उन्होंने। एक आदमी ने डार्विनियन जो थे बायोलॉजिस्ट, वो प्योरली डार्विनियन थे, उसको एक चिट्ठी लिखी कि मैं एक 20 साल पहले घोड़ी खरीद करके लाया था। उस घोड़ी की एक बछेरी पैदा हुई। अब वो घोड़ी बूढ़ी हो गई है और बछेरी जवान हो गई है, तो क्या मुझे उस बछेरी पर सवारी करने का अधिकार है? उन्होंने कहा यस, आपका अधिकार है। तो मेरी वाइफ बूढ़ी हो गई है, तो उन्होंने कहा वुमन उनका सारा एक सही है, इसमें रिश्ता क्या है? वाइफ का रिश्ता और बेटी का रिश्ता क्या रिश्ता है? वो भी औरत है, उसका अंग भी वैसा ही है, उसका अंग भी वैसा ही है। उन्होंने कहा जानवरों में सारा रूल यही चलता है। एक गाय का बछड़ा पैदा हुआ, वही फिर गाय के साथ आगे बछड़े पैदा कर देता है। तो कहना डार्विन ने तो आदमी को बिल्कुल जानवर बना दिया।
ह्यूमन सोसाइटी नहीं बन सकती। इसलिए डार्विन को नकार दिया इन्होंने, कहा कि आदमी की जब सोसाइटी बनेगी तो उसमें हायर क्वालिटीज़ होंगी, उसमें रिलेशंस होंगे। आदमी अपने रिलेशंस मेमोरी से देखेगा क्या कैसे किस क्या क्या रिलेशन है हमारे, तभी तो फिर वो एसोसिएशन बनाएगा। अगर डार्विनियन लेवल पे रहा तो आदमी एसोसिएशन, गधों की कोई एसोसिएशन होती है क्या, या कुत्तों की कोई प्रोग्रेसिव कुत्ता एसोसिएशन कोई सुनी है आपने, प्रोग्रेसिव गधा? तो उन्होंने कहा बन ही नहीं सकती एसोसिएशन। अगर वो चेंज नहीं करेंगे, हम हायर क्वालिटी में हायर गुण नहीं लाएंगे, तो इसलिए मार्क्स ने डार्विन को निकाल दिया। डार्विन बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं सारे के सारे, और हायर क्वालिटी आते हैं इसमें हायर चीज़ें आ जाएंगी। तो ये 3 सिद्धांत जो हैं केवल मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के हैं। मार्क्स की फिलॉसफी सिर्फ इतनी है, इससे ज़्यादा और फिलॉसफी नहीं है। आगे जाके तो सारी पॉलिटिकल साइंस बन जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है।